चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने जो भी हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज थे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेटली आपके साथ वो सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगी या शेयर करूंगी जो भी आपके इन ही टॉपिक में से बनते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे लेक्चर में वही चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो आपके पास लॉज हैं, जितना अभी तक हमने स्टडी किया है, जितनी भी हमने इससे पहले जो टॉपिक जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखा या जो भी चीजें हमने पहले पढ़ी, उतना जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास यहाँ से बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम यानी कि मोल कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे या फिर जब हम स्टोइशियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से क्या होते जाएंगे, टफ होते जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या करना है, उसे एक एडवांस लेवल तक पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर एक बार समझाने वाली हूँ। आपके पास चाहे कितना ही इजी से इजी कोई क्या हो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, जो आपको क्या बन सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हर चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन और आप लोगों के लिए, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पर अब मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं बल्कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी या उनके अकॉर्डिंग भी आपसे जो हर चीज है वो शेयर करूंगी। इट मीन्स कि चाहे जो हमारी समझाने की लैंग्वेज है वो कॉमन रहेंगी, लेकिन जितनी भी जो डेफिनेशंस चाहे होंगी, चाहे जितने भी लॉज होंगे या जो भी चीजें होंगी, उन हर एक टर्म को हम क्या करेंगे, हिंदी में भी समझाएंगे, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें इस चीज को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्टार्ट करती हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको आज के लेक्चर में सारी की सारी बताऊंगी, जितना भी आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम एक बार क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे, और जो क्वेश्चंस उसके ऊपर छोटे छोटे बन सकते हैं वो आपके सामने ले आऊंगी। हाँ जी, सबसे पहले देखिए, जरूरी होगा आपको हर एक लॉ, जितने भी अब तक हमने 5 के 5 जो लॉ पढ़े हैं, आपको जिन्हें या जिन साइंटिस्ट ने उन्हें प्रपोज किया था, जिन भी साइंटिस्ट ने उन्हें दिया था, उनके नाम आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं सिंपल सी क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, आपने एक लॉ पढ़ा था मल्टीपल प्रपोर्शन का, ठीक है, मल्टीपल प्रपोर्शन का हमने एक लॉ पढ़ा था। अब किसने दिया, हिंदी में इसका नाम क्या था, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम जो था या जो लॉ था वो किसने दिया था, याद होगा, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने ही क्या किया था, ये नियम दिया था या फिर ये जो लॉ था वो प्रपोज किया था। अब रूल क्या था कि कोई भी क्या हो जाएंगी, जब भी दो एलिमेंट जो हैं जब वो क्या करेंगे, ठीक है, कंबाइन होकर या आपस में संयोजित होकर, कोई भी दो तत्व जो है वो आपस में संयोजित होकर, कंबाइन होकर एक से ज्यादा टाइप के क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा, कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दूसरे के साथ हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल रेशो में रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है ए, जिसमें मैंने लिखा हुआ है SnCl2 एंड SnCl4। हाँ जी, एक ऑप्शन है NaBr NaI। ठीक है, फिर एक थर्ड क्वेश्चन और है जहां पर मैंने आपको दिया H2O वाटर एंड हैवी वाटर, मैं इसको कह सकती हूँ हैवी वाटर D2O, जिसे बोला जाता है जल, और इसे हम बोलते हैं भारी जल। ठीक है, हाँ जी, आई होप आप लोगों को इनके जो नाम है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे उसके लिए हम हिंदी वर्ड यूज करें या इंग्लिश, नाम हमेशा सेम ही रहते हैं। तो दिस इज SnCl2 एंड SnCl4, देन आया NaBr NaI, थर्ड नंबर पे आया H2O D2O, एंड फोर्थ नंबर पर अगर हमारे पास एक और यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है, जैसे मान लिखते हैं हम HCl एंड HBr। तो देखो, आपके पास जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, आपको पूछा जाता है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ढंग से समझ लीजिएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ को क्या करेगा, यहाँ पर फॉलो करेगा, या फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें ये गुणित अनुपात का नियम जो है वो लागू हो रहा है। सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन आपको
क्या होगा, लगेगा। देखो जैसे हम कहेंगे कि ये HCl है या HBr है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। देन उसके बाद है H2O और D2O, ठीक है। अब देन है NaBr NaI एंड देन SnCl2 एंड SnCl4। देखो अब करना क्या है, ऐसी अगर कोई कंडीशन आ जाए तो रूल को क्या करो, याद करो। मैंने बताया था क्या हो जाएगा, कोई भी दो एलिमेंट ही होंगे, सिर्फ दो एलिमेंट होंगे और वो क्या हो रहेंगे, आपस में मिलकर एक से ज्यादा टाइप के क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे। इट मींस कि जब भी मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ लगेगा, ढंग से समझिएगा, जब भी मल्टीपल प्रपोर्शन का जो लॉ लगेगा उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, दो से ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। क्योंकि तभी तो क्या हो जाएगा ना कि देखो एक ए तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन ये जो बी है ये 1:2 में आपको मिल रहा है, सिंपल रेशो तभी मिल रहा है। तो क्या जरूरी है, सिर्फ दो एलिमेंट का होना। तो अगर हम हमारे फोर्थ वाले ऑप्शन में देखें तो टोटल एलिमेंट देखो हमारे पास एक हाइड्रोजन भी आ गया, देन एक क्लोरीन भी आ गया, यहां पर भी हाइड्रोजन तो कॉमन हो गया, लेकिन एक थर्ड वाला एलिमेंट तो ब्रोमीन भी आ गया। तो हमें तो चाहिए सिर्फ दो ही एलिमेंट, और वही क्या कर रहे हो, एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन चलो सी पर, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, देन एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो फिर दोनों में कॉमन, लेकिन एक जो और आ चुका है वो है डी। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है, यानी कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, जिसे बोला जाता है ड्यूटीरियम। पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, ये तीनों क्या है, आइसोटॉप्स हैं, समस्थानिक है। तो सेम मान लो है तो क्या हाइड्रोजन का ही, लेकिन फिर भी एलिमेंट तो क्या हो गया ना, अलग हो गया है। तो ड्यूटीरियम को हम हाइड्रोजन के जैसे कभी भी नहीं मान सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस में, जिसे हम नाभिक कहते हैं ना, उसमें फर्क आ जाता है। दोनों के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ, न्यूक्लियस में मिलते हैं, हमें नाभिक में मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी एटम के चारों तरफ क्या करते हैं, ठीक है ना, चक्कर लगाते हैं। तो सेम, क्योंकि इसका जो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो बिल्कुल बदल चुका है, तो हम इसे इसके बराबर नहीं मान सकते। यहाँ पर भी हमें तीन एलिमेंट मिल चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर चलो उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन पे, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे भी आपको क्या मिल रहा है, एक सोडियम मिल रहा है, ठीक है, देन एक ब्रोमीन मिल रहा है, फिर सोडियम फिर क्या है, कॉमन है, लेकिन एक थर्ड वाला एलिमेंट क्या मिल रहा है, आयोडीन भी मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और अगर चले फर्स्ट वाले पे, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आया सिर्फ एक टिन ही था, प्लस में एक क्लोरीन, दो ही टाइप के हमारे पास एलिमेंट आए, तत्व आए, और उन दोनों ने मिलकर SnCl2 और SnCl4 का क्या कर लिया, बना लिया। जिसमें देखो SN यहाँ पर कॉमन आया, लेकिन जो आपका क्लोरीन था वो 2:4, यानी कि इसको सिंपल करें तो 1:2 में हमें मिला। और यही हमारा रूल भी स्टेट कर रहा था, दो एलिमेंट होने चाहिए, दो तत्व होने चाहिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक उसमें कॉमन होना चाहिए, और एक जो ऐसा है वो बिल्कुल सिंपल रेशो में मिलना चाहिए। तो सेम ऐसा यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। तो आई होप ये इतनी सी चीज जो है वो आपको क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। ऐसे जो क्वेश्चन है, जब भी हम बात करते हैं इस मल्टीपल प्रपोर्शन के लॉ की, आपको ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमें क्या है, बस एक सिंपल से वे में ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फटाफट आपको समझ जरूर आ गया होगा। नोट चाहे इसको जाए तो प्लीज साथ के साथ जरूर करते जाएं। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको और देती हूँ, यहाँ पर लिखो, क्वेश्चन है आपके पास, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। यानी कि नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनका गुणित अनुपात के नियम के आधार पर आपको अनुपात बताना है, क्या होगा, किसका, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब आपके पास ऑप्शन आते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो कम से कम 5 टाइप के ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है।
आपको याद होगा ना, जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ एक तो रखा था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दूसरा हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रख दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, 5 टाइप की ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है। अब आपके पास ऑप्शन देख लेके आते हैं, बस आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि मैंने आपसे पूछा क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, ओके, उनका हमें क्या बताना है, इस मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या बताना है हमें उन्हें, ठीक है, लिखना है। अब देखिए आपके पास है 4:5:6 9 10। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन है 1:2:3:4:5। सी ऑप्शन यहाँ पर आएगा 3:9:7:8:2, ठीक है। हाँ जी, देन आएगा आपके पास 2:1:6:7:9। चलिए, ये मैंने आपको रेशो दे दिए। अब देखो, अगर आपको यही ना पता हो कि नाइट्रोजन जो है वो 5 टाइप की ऑक्साइड बनाता है, तो आप एग्जाम में इन रेशियोज को देखकर ही क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि हमें पता नहीं है। लेकिन क्योंकि थ्रू आउट हम जैसे ही पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात बार बार करनी है। जब मैं आपको पी ब्लॉक वाला चैप्टर करवाऊंगी या ऐसी और भी चीजें आएंगी जहां पर आपको इनकी बात करनी है, तो आपको ये चीजें जो है थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन जो है वो 5 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। देखो अब कौन कौन से बनाता है, यहाँ पर मैं आपको एक बार बताती हूँ, एंड देन उसके बाद जैसे जैसे आप चीजें सीखते जाएंगे तो आपको ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, याद रहने लगेगी। सबसे पहले देखो, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड बनाता है, हाँ जी, दिस इज, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है। हाँ जी, अब आओ, नाइट्रोजन जो नेक्स्ट टाइप की क्या बनाता है यहाँ पर, दैट इज NO2। ढंग से समझिए, या फिर एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा इधर रखती हूँ, आपको मैं यहाँ पर एक बार एक कैलकुलेशन जरूर सिखाऊंगी, वो समझ में। नाइट्रोजन 5 टाइप के कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, एक बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या आंसर बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी, फिर एक बनाता है ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्या है, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हिंदी में इंग्लिश में सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन 2 नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, तो इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फिर 4th नंबर पे आप लिखेंगे, एक बनाता है, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओनली डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड देन 5th नंबर पे ये एक बनाता है, इसे बोलते हैं N2O5, यानी कि डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखेंगे और ये याद रख लेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है, इसे आप याद रख लेंगे। क्या हुआ, सबसे पहले आया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, देन आया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन आया डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, देन आया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और 5th नंबर पे आया डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये आपके पास ऑक्साइड आ गए। अब अगर हम देखें तो इस मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूं तो क्या होना चाहिए, ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का, जैसे अगर वो रेशियो पूछते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो किस रेशियो में रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये तो चीज बतानी है, सिंपल रेशियो क्या है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर आपको कंपाउंड दिए हैं, जबकि यहाँ पर इन्होंने आपसे रेशियो पूछ लिया, वो उनकी मर्जी है, वो चाहे जैसा क्वेश्चन चाहे आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर हमने पढ़ा था कि किसी एक एलिमेंट का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ पर बात की ना, ये A1 है, ये भी A1 है, तो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट है, और B तब क्या है, एक सिंपल रेशियो में मिल रहा है, ओके। हाँ जी, अब जैसे टिन में देखो, यहाँ पर ये टिन डाइक्लोराइड है, टेट्राक्लोराइड है, तो SN जो है वो इसे टिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों में कांस्टेंट मिल रहा है, 1:1 ही मिल रहा है, जबकि क्लोरीन जो है वो या तो 2:4 सिंपल रेशियो 1:2 में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर 2 तो हैं ऐसे नाइट्रोजन जहां पर सिंगल सिंगल है, अब नाइट्रोजन यहाँ पर 2:2 आ चुके हैं, अब क्या करें, और ऑक्सीजन भी 1:2:3 इस तरीके से है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ढंग से समझिएगा। हाँ जी, यहाँ पर होता क्या है, इस चीज को, नाइट्रोजन को ढंग से समझो, जहां जहां पर जरूरत है नाइट्रोजन को क्या कर दिया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस कैसे कर सकती हूँ, देखो यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन जो है वो कैसी मिल रही है, एकदम सही मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है। अगर मैं इसको
2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे पास ये N2O2 में चेंज हो जाएगा क्या? डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? N2O2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ क्या था? NO। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको देखो कितने नाइट्रोजन आ जाएंगे? 2 नाइट्रोजन, और 2 ही क्या आ जाएंगे? ऑक्सीजन आ जाएंगे। इट मींस कि ये N2O2 में चेंज हो जाएगा। और सिंपल सा रेशो है, अगर मैं इसको बाद में कट भी करूंगी तो ये 2:2 कट होके वापस 1:1 में कट हो जाएगा। अगर अब ये नाइट्रोजन 2 हो गए, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी कि धीरे धीरे नाइट्रोजन अब कांस्टेंट होते जा रहे हैं। अब क्या करूंगी? अगर मैं इसको भी क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये किस में चेंज हो गया? N2 में, लेकिन ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 था, उसको जैसे 2 से दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो ये 4 में चेंज हो गया। यानी कि अब एक बार एक्स्ट्रा चीजें जो है वो सारी यहां से इरेज करो, सिर्फ और सिर्फ जो लिखा हुआ है वो देखो। अब देखो क्या हुआ है, ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन आपको हर जगह पर कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं, यानी कि जो एक वाला हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए वो कांस्टेंट हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन के एटम्स में क्या आपके पास रेशो रहेगा वो देखो। अब देखो, हाँ जी, कितना है ऑक्सीजन? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 5 है। अब 2 4 3 1 5 ये रेशो आ रहा है। अब यहां से ऐसा कोई रेशो देखो, यहाँ पर तो 6 9 10 इतना रेशो आ ही नहीं सकता क्रॉस, ठीक है। हाँ जी, अब इधर चलो 2 1 6 7 9 नहीं, मतलब ही नहीं, हमारे पास तो 1 से लेकर सिर्फ 5 तक ही क्या है? रेशो आ रहे हैं। अब वो आगे पीछे लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 2:3 को सिर्फ रेशो दिया हो तो 3:2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना। जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो कार्बन तो कांस्टेंट है, ऑक्सीजन में 1:2 आ गया। अब अगर इसी को ही वो ऐसे लिख दें कि कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, वो ऐसा लिख दें मान लो, तब हम क्या करेंगे? तो क्या है? कार्बन तो फिर भी कांस्टेंट है, ये 2 और यहाँ पर 1, तो 2:1 आ गए। तो 1 ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, 1:2 और 2:1 कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाए उसे कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इसको एडजस्ट करके दिया है, क्योंकि वो चाहते तो पहले सिर्फ और सिर्फ जो आपका NO2 था उसको रख सकते थे, वो पहले इस N2O5 को रख सकते थे, वो तो सिर्फ अरेंज करने का तरीका है ना। तो अब आप सिर्फ यहाँ से ये देखो कि 1 2 3 4 5 यही 5 जो रेशो दिए हुए हैं, और ये जो रेशो है वो हमें किस में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो था वो करेक्ट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके पास एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अगर कुछ ऐसा रेशो आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी, थोड़ा सा माइंड लगाकर करना, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाला क्वेश्चन है ये कई बार अलग अलग जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जा चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। अब वैसे सिंपल है, लेकिन कब सिंपल लगेगा? जब ये चीज आप लोगों ने पहले से समझी होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर ढंग से समझिए, अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो होगा, यानी कि जहां पर हमने इन लॉस को डिस्कस किया था, वो नहीं देखा है तो उसे बहुत अच्छे से देख लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितना भी इजी तरीके से मैं उन लॉस को समझा सकती थी वहां पर मैंने आपको वो समझाया है। तो वो चीजें जब आपको समझ में आएंगी तभी आप इसे भी क्या है बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करें, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब चलती हूँ अगले क्वेश्चन पर। और आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था सबसे पहले एक रूल, मास कंजर्वेशन का रूल। तो मास कंजर्वेशन जो था, यानी कि जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसे क्या बोलेंगे? मास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। किसने दिया था? याद हो जाएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो थे, जिनका नाम था एंटोनी लेवोसियर, ठीक है, एंटोनी
लेवोसियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये नियम। और ये जो रूल था ये क्या स्टेट कर रहा था कि जो मास है उसे हम बना नहीं सकते और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास जो है वो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसी के साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जितना टोटल रिएक्टेंट का मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर, उतना ही टोटल मास, उतना ही टोटल जो द्रव्यमान होता है वो किसका हो जाता है, प्रोडक्ट का हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझो, क्वेश्चन मान लो आपको कुछ दिया हुआ है इस तरीके से, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑन कंबशन, ठीक है, ऑन कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, क्या लिया आपने, मीथेन ली है 16 ग्राम। कंबशन को हिंदी में बोला जाता है दहन, ठीक है, दहन यानी कि किसी भी चीज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ऑन कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, हाँ जी, यहाँ पर है हाउ मच CO2, हाँ जी, विल बी फॉर्म्ड। देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना क्या है, क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना तो क्या क्वेश्चन बनता है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन पर, ढंग से समझिए, 16 ग्राम मीथेन के दहन पर उत्पन्न होने वाली CO2 की मात्रा कितनी होगी, यानी कि बताना है आपको कि CO2 जो है वो कितनी बनेगी। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगी, आपको पता है कि मीथेन क्या होती है, ठीक है, आपने मीथेन को क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, CH4, यानी कि, ठीक है, जिसे हम मार्श गैस भी बोल देते हैं। तो मीथेन है ये CH4, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। आपने एल्केन, एल्कीन के बारे में पढ़ा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ एक हाइड्रोकार्बन। एक चीज माइंड में बिठा लीजिए आज यहाँ पर कि चाहे आप किसी भी टाइप का हाइड्रोकार्बन ले लें, जैसे आपने पढ़ा होगा मीथेन के बारे में, इथेन के बारे में, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, ठीक है, चाहे अगर आप बात करेंगे प्रोपीन, ब्यूटीन, किसी भी टाइप का आप हाइड्रोकार्बन ले लें, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या में उसमें आपको कार्बन मिले, जो कार्बन है वो कितने ही नंबर्स में आपको मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मर्जी आप हाइड्रोकार्बन ले लो। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाओगे, अब कंबशन की जगह पर वो लिख सकते हैं ये चीज कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि या तो सीधा कंबशन लिखा हुआ है या फिर वो साथ में मेंशन कर दे कि हमने क्या लिया, ऑक्सीजन ली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो मीथेन है या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे ही वो जलेगा, वो बर्न होगा, उसका कंबशन होगा, तो सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनता है वाटर, बस ये चीज। अगर आप चाहे जो मर्जी ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर मीथेन ली है, मैं यहाँ पर ब्यूटेन लेती, ऑक्सीजन डालती, तब भी ये दोनों चीजें बनती। मैं यहाँ पर प्रोपीन लेती, प्रोपाइन लेती, ब्यूटाइन लेती, पेंटाइन लेती, पेंटीन लेती, कुछ भी लेती, कैसा भी हाइड्रोकार्बन लेती, जैसे ही उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, सिर्फ दो चीजें फॉर्म होती है, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनता है वाटर, बस सिर्फ दो चीजें। अब इतना फर्क ये हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर मैं इथीन ले लेती, ठीक है ना, C2, जैसे अगर हम इथीन लेते C2H4, तो वहां पर कार्बन दो होते, हमें यहाँ पर क्या होता, उस हिसाब से वो जो कोफिशिएंट होते हैं या जो गुणांक होते हैं वो लगाने पड़ते हैं उनको बैलेंस करने के लिए, और चीजें सिर्फ यही रहती, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर इस साइड पे सिर्फ तीन ही चीजें मिल रही हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं सिर्फ, और यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर भी सिर्फ तीन ही तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो, एलिमेंट में कोई फर्क नहीं है, वही के वही एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इन्हीं से ही हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, इन्हीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो नई कोई चीज नहीं बनेगी, चाहे जैसा मर्जी हाइड्रोकार्बन आप ले लें। लेकिन ये है, अगर आप हाइड्रोकार्बन के साथ कोई अलग डेरिवेटिव ले रहे हो, उसमें आपको कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है या कोई दूसरी चीज है, तब ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ जब आपने प्योर हाइड्रोकार्बन लिया हो तभी की, ठीक है। अब करना क्या है, फटाफट देखो,
रिएक्शन को अगर बैलेंस करो या फिर अगर लिखो 16 ग्राम, ये कितनी ले ली 16 ग्राम्स। मैंने बताया था सबसे पहले क्या करो, देखो कि क्या ये उसका मोलर मास है। ठीक है, तो आपको पता है कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 होता है ना। एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है और यहाँ पर क्योंकि 4 दे रखे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। तो क्या हो जाएगा 12 और 4 कितना आ जाएगा 16, यानी कि ये जो 16 दे रखा है ना, ये इसका मोलर मास दे रखा है। ये इसकी सिंपल ग्राम में अमाउंट नहीं है, ये क्या है इसका मोलर मास है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर आया 16 ग्राम। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, तो अगर ये मोलर मास है तो ऑक्सीजन भी तो क्या रहेगी मोलर मास के बराबर ही रहेगी ना। अब मोलर मास इतना ही रखें या क्या करें, तो वापिस से चलो पहले स्टेप पर, लेकिन रिएक्शन को क्या करो बैलेंस कर दो। तो आपको पता है बैलेंस करोगे, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 1 ही है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4, यहाँ हाइड्रोजन ओनली 2, क्या आ जाएगा 2। अब हाइड्रोजन हो चुके हैं बैलेंस, लेकिन अगर ऑक्सीजन देखें तो 2 ऑक्सीजन, ये 2, टोटल 4 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो 1 2 1 2 ये इसका क्या रह जाएगा रेशो रह जाएगा। अब इस रेशो से आप चाहें तो जो गैलुसियक वाला लॉ था वो भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो मास कंजर्वेशन का है वो भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 ऑक्सीजन यानी कि O2, ये O2 और देन ये वाला O2, ऐसे आपके पास 2 क्या है मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। एंड आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 16 होता है। इस ऑक्सीजन का भी तो 16 हुआ, टोटल 32। सेम इस ऑक्सीजन का भी 16 एंड इस ऑक्सीजन का भी 16, तो इनका भी 32, इसका भी 32, इसका भी 32, तो टोटल 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64। कितना हो गया 64। हाँ जी, अब आओ, पूछा कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है और एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, सीधा जो मोलर मास है वो लिख दो। यानी कि कितना हो गया, ये है कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू में करोगे 2, आंसर आ जाएगा 32। प्लस करोगे दोनों को, कार्बन और 32, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 44 और 44। और अगर आपसे वाटर का पूछ लिया जाए तो आप वो भी लिख दो। चाहो तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछो जितना आपसे पूछा उन्होंने, चाहे तो अगर वो वाटर का पूछे तो उसका भी क्या करो, यहाँ पर मोलर मास लिख दो। ठीक है, अब मोलर मास देखो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, हाँ जी 2 हाइड्रोजन, अब देखो क्या है H2O, ये H2O और ये भी एक H2O, टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 4 का कितना हुआ 1 इंटू 4 करेंगे ना 4 ही आएगा। प्लस में ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी है 2, एक ऑक्सीजन का 16, इसका भी 16, तो टोटल कितना आ गया 32। 32 प्लस 4 कितना आ जाएगा 36 ग्राम्स। तो अगर आपसे जो भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो। अब देखो इस क्वेश्चन से आपके पास कितने तरह के क्वेश्चन और बन जाएंगे। अगर लिखा जाता है कि 16 ग्राम मीथेन लिया है, स्टेटमेंट है ये, 16 ग्राम मीथेन का दहन करवाया है, 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करवाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी क्या है, हाउ मच CO2 विल बी फॉर्म्ड, आपको पता है 44 ग्राम्स। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच, ठीक है, या फिर जितने भी ग्राम्स में वाटर फॉर्म, कितना वाटर फॉर्म होगा 36 ग्राम। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी जाए 44 ग्राम, सेम ये रिएक्शन लिख दो। अगर आपसे जल की पूछ ली जाती तो 36 ग्राम। अब सीधा क्वेश्चन ये आता कि इस रिएक्शन के लिए हाउ मच ऑक्सीजन, ठीक है, इज या रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लिख दो 64 ग्राम्स। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन एक ही, लेकिन उससे आप अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करके देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, बहुत ही क्या है सिंपल टाइप के ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैं इसी रिएक्शन को यहाँ पर लिखा रहने देती हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन एक और पूछती हूँ, फिर आप बताएंगे। ये है, हाँ जी, ऑन, सेम चीज है, कंबशन ऑफ, ऑन क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या करवाया है, कंबशन करवाया है किस चीज का, जो भी मीथेन है, ठीक है, 0.44 या फिर 0.22 लिखो, 0.22 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैंने सीधा कह दिया कि ये हाइड्रोकार्बन है। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो, हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। कंबशन का मतलब मैंने अभी बताया दहन, लिखेंगे क्या, चाहे तो साथ के साथ नोट करें। लिखा क्या हुआ है, एक 0.22 ग्राम
हाइड्रोकार्बन के दहन पर 0.22 ग्राम हाइड्रोकार्बन के दहन पर, हाँ जी, वी गेट, हमें मिलता है 0.44 ग्राम CO2, 0.44 ग्राम CO2 एंड 0.9 ग्राम वाटर। हमें क्या मिला, लिखना क्या है आप लोगों ने, क्वेश्चन क्या लिखोगे ढंग से समझना। हाँ जी, 0.22 ग्राम हाइड्रोकार्बन के दहन पर हमें 0.44 ग्राम CO2 एंड 0.9 ग्राम वाटर, जल प्राप्त होता है। हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, कितनी ज्यादा ऑक्सीजन की क्या होगी, जरूरत होगी इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, या इस अभिक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। करना क्या है, सेम वही रिएक्शन वही रहेगी आपकी। ये आपने लिया एक हाइड्रोकार्बन, हाँ जी, यहाँ पर क्या आ गया आपका ऑक्सीजन, एंड देन आपको बना क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। सिंपल सी चीज है ना एकदम। अब करेंगे क्या इसके लिए, आपको पता है ये कितनी लिए इन्होंने, 0.22 ग्राम। अब 0.22 तो क्या हो सकता है, मोलर मास हो ही नहीं सकता क्योंकि इतनी कम तो होगी नहीं। 16 ग्राम तो लोगे तब सबसे सिंपल वाली हाइड्रोकार्बन भी 16 ग्राम लेनी पड़ेगी अगर मोलर मास लेना है। तो ये तो ऑब्वियसली सिंपल जो मास में उनकी क्या होती है, अमाउंट होती है ना, वो दे रखी है, सिंपल अमाउंट, यानी कि उनको मेजर किया हुआ है एक उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मेजर करके आपको 0.22 ग्राम दे दिया। अब इन्होंने बता दिया कि ये तो बनता है हमारा 0.44 ग्राम्स और ये बनता है 0.9 ग्राम्स बनता है। तो पूछा क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। आपको पता है कि ये मास कंजर्वेशन का रूल है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या आ गए, प्लस करो जो आ जाएगा, देन उसके बाद ये चीज, अब इसको प्लस करोगे तो कितना आया, देखो 0.44 या 9, तो दिस इज 4 एंड 1.34 समथिंग कुछ आंसर आ गया, यानी कि 1.34 ग्राम्स आ गया राइट हैंड साइड, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसा यहाँ प्लस करेंगे कि 1.34 जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए। तो 0.22 तो आप देखो इन्होंने आपको पहले से ही क्या है दे रखा है। करें क्या, 1.33 में से 0.22 को क्या कर दो, माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगा। जैसे याद करो मैंने बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो b की वैल्यू दे रखी है, a की पूछी है, क्या करना पड़ेगा, c माइनस b करेंगे, b को मान ले जाएंगे ना, c माइनस b करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो वही चीज है भाई, इन दोनों का टोटल तो ये आ रहा है, एक चीज दे रखी है, इस टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो अपने आप ये चीज आ जाएगी। करेंगे क्या, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1 एंड देन क्या आ गया 1.12। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.12 ग्राम ऑक्सीजन जरूरत है या ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ये सिंपल सी चीज है। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके पास एग्जाम में बनते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, या फिर हम कहें कि ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मान लो आपको हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो कुछ एक या दो लाइंस में, 2-3 लाइंस में जैसे ही हमें न्यूमेरिकल मिलता है ना, हम वहीं पर घबरा जाते हैं और उसे हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसी सिंपल सी चीजें होती हैं। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हमें सबसे ज्यादा जो डर है ना वो इन चीजों से लगता है। जहां पर भी हमें कोई एक होल नंबर मिल जाता है वहां पर तो फिर भी हम क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं, लेकिन जब हमें न्यूमेरिकल्स में ऐसे डेसिमल में वैल्यूज मिल जाती है ना, हम वहां पर घबराते हैं एंड देन हम क्वेश्चन को करने का ट्राई भी नहीं करते, हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपके पास कैसा भी, देखो ये याद रखो, जहां पर ऐसी डिजिट बहुत ज्यादा हार्ड होती है ना, वो क्वेश्चन आपका जेन्युइनली बहुत ज्यादा इजी होता है, वहां पर कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है। बस थोड़ा सा क्या करना होता है, माइंड लगाना होता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जैसे जैसे जो जो चीजें लिखी हुई हैं और जो जो चीजें आपको बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर तो जरूरत नहीं थी, सिंपल ग्राम में अगर बात करोगे तो आपको इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर मोलर मास की बात आ जाए वहां पर बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 नहीं लगाती ना मैं, तो आप इस O2 को 32 ग्राम करके आते और आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जहां मोलर मास की बात आती है वहां पर उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है, ऐसी कंडीशन में बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं होती। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फटाफट नोट कीजिए, देन चलते हैं आगे। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है मैं आपको वो करवाती हूँ और उस एक क्वेश्चन से आपका जो अगला मैं एक रूल आपको बताऊंगी जहां से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो जाएगा। देखो एवोगैड्रोस लॉ जो था वो मैंने आपको बता दिया था, उसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने पढ़ना क्या था, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीजें तो देखनी थी ना, क्या कि अगर मान लो 1 लीटर है तो
100 है, 2 लीटर कर दोगे तो 200 पार्टिकल्स, हाफ लीटर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 100/2 50 पार्टिकल्स। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट या प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो जिस जिस रेशियो में हमारा जो टेम्परेचर वो है वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसी रेशियो में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। यही था, ठीक है। वो वाली चीज बिल्कुल अलग है। बाकी कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर भी कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि हमें पता होता है जहां से मर्जी आप लो, कोई भी सोर्स से आप किसी कंपाउंड को लो, उसमें रेशियो हमेशा फिक्स ही रहता है, हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन में ही वो आकर जुड़ते हैं। क्वेश्चन जो बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाऊंगी, ये सिर्फ गैलुसेक नियम, जो गैलुसेक का लॉ था, जो गैलुसेक ने दिया था, उससे करवा रही हूँ। अदरवाइज इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे जब हम डिस्कस कर लेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मोलारिटी को, उसके बाद आपके सामने इसके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं बनते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है, देखो ढंग से समझिएगा। इफ यू हैव 60 ml ऑफ नाइट्रोजन एंड 60 ml ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है क्या, इफ यू हैव 60 ml ऑफ नाइट्रोजन एंड 60 ml ऑफ हाइड्रोजन, ओके, हाँ जी, ऑन प्रिपरेशन ऑफ NH3 क्या है, ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NH3 formed and also find the volume of reactant, left। अब इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कहता है ढंग से समझो। हाँ जी, इन्होंने बोला आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, कितनी 60 ml, और इसी के साथ आपके पास हाइड्रोजन है, कितनी 60 ml। इट मीन्स कि आपको ना एक टेबल के ऊपर एक अलग अलग बीकर में 60 ml नाइट्रोजन और 60 ml क्या दे दी, हाइड्रोजन दे दी। आपको इन दोनों को रिएक्ट करवा के बनानी है अमोनिया, यानी कि NH3। क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ कि कितना वॉल्यूम यानी कि कितना आयतन जो है वो अमोनिया का बनेगा, और दूसरी चीज क्या बतानी है, और बताना है वॉल्यूम रिएक्टेंट का, यानी कि जैसे सिंपल सी चीज बता दो भाई, ये नाइट्रोजन दे दी, ये हाइड्रोजन दे दी, इतना ही समान है, इतना ही समान है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। रिएक्शन करवानी है, इतने में ही करवाओ, 60 ml नाइट्रोजन 60 ml हाइड्रोजन। अब करो क्या, जो प्रोडक्ट बनता है, जो भी उत्पाद बनेगा, बता दो उसका कितना आयतन बन रहा है, यानी कि वॉल्यूम उसका कितना बन रहा है। और इसके अलावा अगर रिएक्शन करवाने के बाद जो भी रिएक्टेंट आपने लिए, यानी कि जो अभिकारक आपने लिए, उनका अगर कोई आयतन बच जाता है, उनका कोई वॉल्यूम बच जाता है, तो वो भी हमें बता दो। सिंपल सी चीज, प्रोडक्ट कितना बना है ये भी बता दो, कोई दूसरी चीज यानी कि जो चीज दी गई थी वो बच गई है, ठीक है, कितना लेफ्ट है वो कितना बच गया वो भी बता दो, दोनों चीजें बता दो। अब करना क्या है, सबसे पहले गैलुसेक लॉ जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। करना क्या था इसमें, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस कर दो, N2 क्या आएगी, हाइड्रोजन, और ये बनेगा क्या, इससे अमोनिया। ये सिंपल सी चीज, ठीक है। अब देखो बैलेंस करो रिएक्शन को, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, ओनली 1, क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो नाइट्रोजन बैलेंस होगा ना। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 3 2 6, क्या ऐसे करते हैं ना, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब क्या करें, यहाँ पर लगाएंगे 3, हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, यानी कि रेशो क्या रहा, 1:3:2। इट मीन्स, ढंग से समझो, जितना मैं इसका वॉल्यूम लूंगी मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, 3 गुना हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा। अगर मैं लेती हूं ये 10 ml, तो हाइड्रोजन कितनी लेनी पड़ेगी, 30 ml लेनी पड़ेगी। मैंने बताया था ना कि जितना इनका जो रेशो होता है वही इनके वॉल्यूम का रेशो भी रहता है और वही इनके मोल्स का रेशो भी रहता है। ये कितनी लेनी पड़ेगी, 20 ml, तभी बनेगा कितना, 20। 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30 होगी ना, और 2 की वैल्यू अपने आप 20 होगी। तो ये चीज है। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो। क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि हमारे पास, इसको इरेज कर दो यहाँ से, समझ गए होगे ये चीज। क्वेश्चन में इन्होंने आपको बोला कि ये भी 60 ml है और ये भी 60 ml ही है। अब देखो, अगर मैं नाइट्रोजन, अभी मैंने बोला कि जितना नाइट्रोजन ले रहे हो ना, हाइड्रोजन को लो उसका 3 गुना, क्योंकि 1:3 है ना,
तो अगर मैं नाइट्रोजन ले लेती हूँ 60 ml, तो मुझे हाइड्रोजन कितनी लेनी पड़ेगी, 180 ml लेनी पड़ेगी, 180 ml लेनी पड़ेगी। और देन उसके बाद 1 की वैल्यू 6, ठीक है 60, तो 3 की वैल्यू 180। अब ये कितना बनेगा, डबल, 1 का क्या बन रहा है, 2 बन रहा है ना, ये 1:2 है, डबल बनेगा। इट मीन्स कि तब मेरे पास ये बनेगा 120 ml। ओके, अब तो आप इसे मान लोगे कि ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, यानी कि सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम आ गया। ये अगर क्या ले रही है 60 ml, तो ये तीन गुना लेनी पड़ रही है 180 ml, देन ये डबल बन रही है 120 ml। ठीक है, अब ऐसा भी ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा 120 ml, डेफिनेटली मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ देखोगे, उसको टिक करके आओगे, लेकिन क्वेश्चन होगा गलत। क्योंकि गलत क्यों होगा, अब देखो, हाँ जी, इन्होंने साफ साफ आपको लिख दिया कि 60 ml ही हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो जब 60 ml ही हाइड्रोजन मिल रहा है, 60 ml ही नाइट्रोजन मिल रहा है, आप 180 कहां से ले आए? आप 180 तो यूज ही नहीं कर सकते। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया, 2 बीकर दे दिए और इसी में इतना सामान है, जो भी काम कर रहा है इसी में ही करना है बस। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, कहां से 180 आया? अब करें क्या, तो हम ये कर सकते हैं, जैसे अब करें क्या, अब यहाँ पर ये हो सकता है कि क्यों ना हम हाइड्रोजन को तो पूरा 60 का 60 ले लें, हाइड्रोजन को, क्योंकि हमें हाइड्रोजन की जरूरत ज्यादा है ना, हमें नाइट्रोजन की जरूरत कम है। अगर ये 60 लेनी पड़ती है तो ये 3 गुना लेनी पड़ती है उससे। तो अगर हम हाइड्रोजन जितना दिया हुआ है उसे पूरा का पूरा कंज्यूम कर लें, उसे पूरा यूज कर लें, तो हम नाइट्रोजन जितना दिया हुआ है उससे कम यूज कर लेंगे। सिंपल सी चीज है। नाइट्रोजन का को तो क्या है, समझ लो नाइट्रोजन एक्सेस में हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर सही चीज जो होगी वो क्या होगी, हाँ जी, हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं पूरी 60 ml, यानी कि इस 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझो जितना 60 का ये 3 गुना था, 60 का ये क्या था, 3 टाइम्स था, तो इस 60 का ये वाला भी तो 3 पार्ट ही लेना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ 20 ml ही लोगे, क्योंकि अब देखो 21 जा 20, 23 जा 60, रेशो 1:3 का ही आ रहा है ना। तो कितना हुआ, हमने क्या किया, इस 60 ml में से सिर्फ नाइट्रोजन जितनी जरूरत थी इस 60 ml के अकॉर्डिंग पूरे लेने के बाद उतनी ले ली। अब करवा दी रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन करवाई तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 60, तो इस 2 की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी 40 ml। तो अब आपका आंसर जो होगा, ऑप्शन जो भी आपके पास ऑप्शन होगा उसमें आप लिखोगे 40 ml। 40 ml तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था, उत्पाद था, वो बना। और अब ये चीज आ गई। अब है ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हाइड्रोजन तो सारा का सारा यूज में कर लिया, बचा क्या, नाइट्रोजन। कितना बचा, 60 टोटल था, 20 हमने उसमें से यूज कर लिया, तो 40 ही बच गया। यानी कि अब 40 ml ही हमारे पास क्या बच गया है, जो रिएक्टेंट हमने लिया था वो बच गया। आई होप ये इतना सेक्शन जो है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन जरूरी थोड़े से कम करवाए, लेकिन उसमें जितनी भी जरूरी चीजें आपके पास बन सकती थी वो हर एक चीज मैंने आपको समझाई है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चाहे बार बार देख लेगा। एंड यस, एक और मैं आपके साथ एंड में एक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करती हूँ। देखिए जैसे जैसे हम क्या करेंगे हमारे लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको हर एक वीडियो के बाद या फिर जैसे ही हमारे पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स का स्पेसिफिक टॉपिक आएगा जहां पर हमें क्वेश्चंस करने होंगे, मैं वहां पर आपको डीपीपीज प्रोवाइड करूंगी। डीपीपी इज नथिंग बट डेली प्रैक्टिस पेपर, जहां पर आपके पास हर वीडियो के बाद कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रैक्टिस के लिए होंगे। लेकिन ये काम जो है वो कुछ दिनों बाद हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा जो नेक्स्ट स्पेसिफिक जो भी न्यूमेरिकल्स का टॉपिक होगा उनके लिए। तो उसके साथ क्या होगा, आप उनकी जितनी प्रैक्टिस करना चाहें क्वेश्चंस की वो आप कर सकते हैं। एंड यस, वो आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और उससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें एंड जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख सकते हैं वो करके देखें। तो जल्दी मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।